हेलो एवरीवन, आज डेट है 19 जनवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि साइप्रस को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था बोत्सवाना कंट्री को लेकर के। तो बोत्सवाना कंट्री जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सर्दर्न पार्ट पर एक लैंडलॉक कंट्री के रूप में एग्जिस्ट करता है। बोत्सवाना कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन पास होती है और यहाँ पर एलिफेंट की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और इसी की वजह से बोत्सवाना कंट्री जो है वो टाइम टू टाइम न्यूज़ में बना रहता है। बोत्सवाना कंट्री में एक बहुत ही वास्ट लेवल पर एक डेल्टा पाया जाता है जिसका नाम है ओकावांगो डेल्टा। और ये जो ओकावांगो डेल्टा है ये इनलैंड रिवर डेल्टा है नर्दर्न बोत्सवाना में, और 2014 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में लिस्टेड किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है बोत्सवाना कंट्री को लेकर के, जो उसकी जो लोकेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड जो हमारे स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनको लेकर के नोटिफिकेशन रिलीज किया है कि फेब 2023 में यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के। साथ ही साथ में बहुत सारे स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ पर जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनके लिए बाईपोल इलेक्शन का भी नोटिफिकेशन रिलीज किया है। मतलब जो भी प्रोसीजर है उसको यहाँ पर अनाउंस किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देखो क्वेश्चन कभी ये तो आएगा नहीं कि कौन से स्टेट में कब इलेक्शन हुए, क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं और अगर मेजोरिटी में सरकार नहीं है तो उससे पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो क्वेश्चन आएगा वो तो बेसिक फैक्ट से आएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये जो है वो एक ऑटोनोमस, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये आपको ध्यान में रखना है, ऑटोनोमस है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये आपको मतलब बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको लेकर के क्वेश्चन जो आता है उसमें एक स्टेटमेंट दे देंगे कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हमारे इंडिया में यूनियन लेवल पर और स्टेट लेवल पर जो इलेक्शन का प्रोसीजर होता है उसको एडमिनिस्टर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 25 जनवरी 1950 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटरीट है वो न्यू दिल्ली में है और हमारे इंडिया में मतलब हमारे कंट्री में लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज हैं उनके साथ ही साथ में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है इनके इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, इनका इलेक्शन करवाने का जो काम है वो किसका काम है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारी जो लोकल लेवल पर जो बॉडीज होती है मतलब पंचायत और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ जो होती हैं स्टेट्स में, इनका इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता है। ये आपको ध्यान में रखना है और इसके लिए होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग से। वो जो है वो जो लोकल बॉडीज़ है उनका इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, पंचायत का और म्यूनिसिपैलिटीज़ का स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये हमने कुछ बेसिक फैक्ट देखे। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो स्टार्टिंग में सिंगल मेंबर बॉडी था, लेकिन फिर टाइम के साथ में 1989 में अमेंडमेंट किया गया और उसको मल्टी मेंबर बॉडी के रूप में एक तरीके से चेंज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करता है। साथ ही साथ में जो इलेक्शन होते हैं या फिर जनरल इलेक्शन होते हैं या फिर जो बाई इलेक्शन होते हैं, इन सभी के लिए जो इलेक्शन शेड्यूल है इसको भी डिसाइड करता है। इसके अलावा और भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और भी इनकी ड्यूटीज़ हैं। वो सब कुछ बेसिक जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे कि एक तो हमने यहाँ पर डिफरेंस डिस्कस किया कि जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको क्लियर होने चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन सभी के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है
तो देखो यहाँ पर जो है अभी तमिलनाडु के गवर्नर जो हैं उन्होंने एक वर्ड का यूज़ किया कि तमिलनाडु का जो नेम है उसको इस नाम से जाना जा सकता है, तमिल जागम। ओके, तो यहाँ पर अब वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि देखो उनका ये वर्ड यूज़ करने का कोई अदर जो है कि स्टेट का जो नेम है वो चेंज कर दिया जाए, ऐसा कोई उनका इंटेंशन नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इस वर्ड के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि अभी हमने तमिल काशी समागम जो है वो देखा, काफ़ी लंबे टाइम तक चला। साउथ से जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो वहाँ तमिल काशी वाले रीजन में गए, वहाँ पर जो कल्चरल कनेक्टिविटी है वो देखने को मिली और उसी को रिवाइवल स्टेज पर लाने के लिए सिर्फ एक हिस्टोरिकल जो कनेक्टिविटी है उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा कोई इंटेंशन नहीं था कि तमिलनाडु स्टेट का जो नेम है वो चेंज कर दिया जाए। आपका आज का क्वेश्चन ये है, आप ये बताओगे कि किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है तो ये पावर जो है वो किसके पास होती है, कौन जो है वो स्टेट का नेम जो है वो चेंज कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर एडिटोरियल पेज पर। देखो यहाँ पर जो आर्टिकल है ये आर्टिकल और ये आर्टिकल इंटर रिलेटेड है, मतलब दोनों में अभी प्रेजेंट टाइम में जो जुडिशरी में मतलब कोलेजियम सिस्टम में जो चेंज करने की बात की जा रही है उसी को यहाँ पर कनेक्टेड करके अलग अलग आर्टिकल है, दोनों को एक साथ हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर है जल्लीकट्टू को लेकर के। ओके, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इन आर्टिकल को। तो देखो कोलेजियम सिस्टम, पहले तो आप बेसिक प्रॉब्लम समझिए कि अभी है क्या। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अभी कुछ टाइम बाद में ही अप्रैल 2023 में जो है वो केशवानंद भारती केस जो है जो 1973 में जिसका रिजल्ट आया था उसको 50 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब क्यों न्यूज़ में है केशवानंद भारती केस, क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड किया गया था। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये डिसाइड किया गया टाइम टू टाइम जुडिशरी के अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग रिजल्ट के द्वारा। ओके, मतलब कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो उनमें चेंज नहीं होना चाहिए। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, हालांकि टाइम के साथ में जब जब सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया है और ज़रूरी भी है। अगर हम एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले दिन बना दिया गया उसी को हम फॉलो करते रहेंगे तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज जो है वो नहीं होगा। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग बॉडी बोला जाता है। लिविंग लिविंग बॉडी क्या होती है, जिसमें टाइम के साथ में चेंज हो, ग्रोथ हो। ओके, वो लिविंग बॉडी होती है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी टाइम के साथ में चेंज हुआ है, ग्रो हुआ है। क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब पार्ट जो है वो 22 थे, अभी पार्ट जो है 25 है। उस टाइम पार्ट जो है शेड्यूल जो है 8 थी और अभी जो है 12 है। जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब टाइम के साथ में जब भी हमें लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज होना चाहिए उसको हमने चेंज किया है। लेकिन 1973 का जो केशवानंद भारती केस था उसमें बोल दिया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को हमें हमेशा मेंटेन करके रखना है। यहाँ पर राइटर ने फोकस किया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे वाइस प्रेसिडेंट, साथ ही साथ में हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर जिन्होंने अभी हमारे सीजीआई को लेटर लिखा है, उनका ये मानना है कि जो कोलेजियम सिस्टम है उसमें चेंज होना चाहिए। अब देखो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आता है जो हमारी जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस। ओके, मतलब हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने फॉलो किया है, जिसमें एग्जीक्यूटिव तो पार्ट आता है लेजिस्लेचर का ही और जुडिशरी को हमने इंडिपेंडेंट माना है। अब यहाँ पर लॉ मिनिस्टर का ये बोलना है कि कोलेजियम सिस्टम में क्या हो कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट पर जो है, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को अपॉइंट करना है तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इसमें शामिल हो कोलेजियम सिस्टम में। और स्टेट जुडिशरी में आपको किसी को अपॉइंट करना है तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इसमें शामिल हो। तो देखो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसको एनक्रोच देखने को मिलेगा और ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि टाइम टू टाइम जुडिशरी जो है उन्होंने ही बहुत सारे पॉइंट्स को एक तरीके से रेगुलेट करने में और उनको नलीफाई करने में काफ़ी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो अगर आप इस आर्टिकल में बोला गया है, आप ये मानो कि जो जुडिशरी जो है अभी इंडिपेंडेंट है और हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर जुडिशरी में भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो जाता है
तो इससे क्या होगा, आप मानिए कि एक पर्सन जिसके पास में ऑल टोटल पावर जो है आ जाएगी हर एरिया को लेकर के, कि अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाए, क्योंकि मेजोरिटी रहेगी आपके पास में। फिर जुडिशरी अगर उसको लेकर के कुछ इश्यू भी है तो जुडिशरी में भी जो है वो आपका एक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिले, तो आप वहाँ पर भी अपने अकॉर्डिंग उसको जो है अमेंड करवा सको या फिर चेंज करवा सको। तो एक तरीके से ऑटोक्रेसी जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात ये भी बोलते हैं कि कोलेजियम सिस्टम में जो है वो एक तरीके से क्लोज्ड फॉर्मूला है, मतलब उसमें जुडिशरी में किस तरीके से जजेस को अपॉइंट किया जाता है इसको लेकर के क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो लास्ट ईयर अगर हम देखें तो उड़ीसा जो स्टेट है उन्होंने कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किया अपॉइंटमेंट को लेकर के, नहीं, उन्होंने जुडिशरी का एक 1 ईयर का क्या रिव्यू रहता है कि वहाँ की स्टेट जुडिशरी ने क्या क्या काम किया है, उस सभी का वो क्लेरिफिकेशन, मतलब एक रिटर्न में जो है उस प्रोसीजर को बाहर आउट करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा जुडिशरी ने ये इतना काम किया। तो इसीलिए बोला जाता है कि जुडिशरी में भी कुछ चीज़ें जो है वो क्लेरिफाई होनी चाहिए, जिसमें एक मेजर पॉइंट उठाया जाता है कोलिजियम सिस्टम, कि इसमें जो है जो जुडिशरी की ही इंटरफेरेंस है, अदर जो लेवल पर इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। तो अगर कोलिजियम सिस्टम को चेंज किया जाता है तो इससे लोगों का जो डेमोक्रेटिक हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो बेसिक है डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में लोगों का विश्वास जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। जुडिशरी में जब एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगा जुडिशरी, तो हमें बहुत सारी बातें जो है वो पता चलेंगी, जुडिशरी को लेकर के लोगों के मन में ये आएगा कि हाँ, ये हमारे राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ही बना है। ओके, तो ये चेंज भी होना चाहिए, पर उसमें चेंज इस तरीके से होना चाहिए कि ये उसमें जो है वो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है वो काफ़ी कम हो। तो एनजेसी जो 2015 में जिसको नलीफाई कर दिया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, उसी को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन बार बार किया जा रहा है कि इसमें चेंज किया जाए, किसमें, जो एनजेसी है उसको अडॉप्ट किया जाए और उसमें कुछ चेंज करके जो है उसको किया जा सकता है, कोलेजियम सिस्टम में चेंज होना चाहिए। लेकिन राइटर ने यहाँ पर सपोर्ट किया है कि कोलेजियम सिस्टम मतलब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो जल्लीकट्टू को लेकर के है। देखो, जल्लीकट्टू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो भी रिजल्ट है उसको रिजर्व रखा है। प्रॉब्लम ये है कि 2017 में दोबारा से जब से इसको स्टार्ट किया गया, क्योंकि 3 साल तक इसको बैन रखा गया, फिर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 29 है, मतलब कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड है जल्लीकट्टू, उसको अलाउ किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने फोकस किया है कि 2017 से दोबारा से जब से इसको इम्प्लीमेंट किया है तब से भी प्रॉब्लम जो है, मतलब केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि डेथ रेट जो है वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन जो इशू हैं जैसे बहुत सारे लोग इंजर्ड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने फोकस किया है कि ये जो गेम है इसको स्पोर्ट्स की तरह जो है गवर्नमेंट जो है जो भी प्रोसीजर होता है सेफ्टी को लेकर के, जो भी मेजर्स होते हैं, उन सभी को इम्प्लीमेंट करने में अच्छे से रोल प्ले करे, ताकि अगर प्रॉब्लम्स भी है तो उसको अच्छे से सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर इको सेंसिटिव जो जोन है उसके बीच पीछे जो कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले तो देखो, इको सेंसिटिव जोन होता क्या है, तो जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज है मतलब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनके लिए एक ट्रांजिशनिंग एरिया होता है। मतलब आप इस तरीके से समझिए कि मान लो ये यहाँ पर हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, तो यहाँ पर ESZ इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब एक तरीके से जो यहाँ पर रहने वाले लोगों को जो राइट्स नहीं दिए गए हैं उनको यहाँ पर कुछ फॉरेस्ट राइट्स भी दिए जा सके, और जो हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज है और जो लोअर प्रोटेक्टेड एरियाज है उसके बीच में एक ट्रांजिशन एरिया के रूप में ESZ इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर किया जाएगा, उसको बनाया जाना चाहिए हर प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में, मतलब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास वाले रीजन में, ताकि वहाँ पर जो लोग हैं रहते हैं उनको राइट्स भी मिल सके और एक तरीके से जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको भी सिक्योर किया जा सके। लेकिन इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। प्रोटेस्ट होने का रीजन जो है, केरला जो स्टेट है वो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने बोला कि भाई जो हमने बोला था कि 10 किलोमीटर तक जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनमें 10 किलोमीटर तक इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है वो बनाया जाना चाहिए। अब देखो, केरला को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा है।
नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर वहाँ पर तो आप हर जगह 10 किलोमीटर का या फिर कम या ज़्यादा एरिया को कवर करोगे तो बहुत सारा एरिया जो है वहाँ पर कवर हो जाएगा, क्योंकि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वहाँ पर जो अदर एक्टिविटीज़ है वो भी एक रेगुलेटेड फॉर्म में रहेंगी। तो इसकी वजह से जो हाईली डेंसिटी वाला स्टेट है वहाँ पर इस तरीके से अदर अदर एरियाज़ को अगर आप कवर करोगे तो प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसी को लेकर के कि ESZ जो है ये अदर अदर स्टेट में वहाँ की जो प्रॉब्लम है वहाँ के सॉल्यूशन के रूप में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। अब देखो, प्रोटेक्टेड एरियाज जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो हमारे इंडिया का जो लैंड एरिया है उसका 5.26% जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज है, 108 नेशनल पार्क और 564 जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और जो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसके अंडर इन प्रोटेक्टेड एरियाज को नोटिफाइड किया गया था। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पर जो भी ट्राइबल रहते हैं उन सभी को लेकर के राइट सिक्योर नहीं किए गए थे। फिर 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट आता है और उसमें जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स टाइप्स हैं उनको राइट्स दिए जाते हैं, ग्राम सभा को राइट्स दिए जाते हैं कि आप जो है अपने लेवल पर फॉरेस्ट को लेकर के उसके प्रोटेक्शन को लेकर के आपको पावर दी जाती है और आप अपने लेवल पर इसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो बहुत सारे एरियाज प्रोटेक्टेड एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ओके, तो वो एरिया जहाँ पर लोग रह करके अपना कुछ डिपेंडेंसी प्रोटेक्टेड एरियाज पर कर पा रहे थे उसको भी अब ESZ के रूप में डिक्लेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो ESZ है जिसको 2002 में लाया गया, देखो यहाँ पर बताया गया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 2002 में ये डिसाइड किया गया था कि प्रोटेक्टेड एरियाज का 10 किलोमीटर की जो बाउंड्रीज है उसको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर जो है ये चेंज किया गया था। अब इसमें टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंज हुए लेकिन जुडिशरी ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है, जिसकी वजह से और ज़्यादा न्यूज़ में है। तो बेसिक प्रोविजन ये है कि स्टेट टू स्टेट वेरी किया जाए, साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखा जाए कि जो भी फॉरेस्ट ड्वेलिंग जो भी ट्राइब्स हैं उनके राइट्स को भी सिक्योर करने की इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो एक रिपोर्ट आई है ASER रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट है प्रथम एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ये रिपोर्ट है, एसर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 की। तो इस रिपोर्ट का एक बात मानना है कि अगर हम कोविड के बाद में देखें तो स्कूल्स में जो रजिस्ट्रेशन है वो बच्चों का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन बेसिक यहाँ पर फोकस जब किया गया लिटरेसी के ऊपर तो बेसिक जो स्किल है, रीडिंग स्किल है या फिर मैथ की जो बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो स्किल है, इन सभी में काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिला। इसमें जो है वो काफ़ी लेवल पर जो है प्रॉब्लम है, मतलब बच्चे जो हैं उनका एनरोलमेंट एजुकेशन में बढ़ा तो है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनकी जो बेसिक लिटरेसी है, बेसिक जो स्किल है वो उनमें डेवलप नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को अपने लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव स्टार्ट करे और ये जो कोविड की वजह से जो एजुकेशन सेक्टर इफेक्ट हुआ है इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी जाकर के जो गैप है उसको हम फिल कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव ये है कि ब्रिज कोर्स जो है वो स्टार्ट किए जा सकते हैं कि मान लो बच्चा 5th क्लास में है, 5th स्टैंडर्ड में है, लेकिन वो 3rd क्लास तक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, तो 3rd क्लास से 5th क्लास जो है एक ब्रिज कोर्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स या 6 मंथ्स का एक ब्रिज कोर्स बनाया जाए जिसमें जो भी बेसिक स्किल है उन क्लास में 3rd में 4th में एंड 5th में वो वहाँ पर बच्चे को कवर करवाया जाए। अब इसको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो एजुकेशन बोर्ड जो है वो सभी इसमें इंक्लूड हो, तभी जा कर के ये जो इशू जो है स्किल का जो इशू क्रिएट हुआ है पेंडेमिक की वजह से, इसको हम क्या कर पाएंगे, इसको कम कर पाएंगे। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।